नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। देश में हर महीने की पहली तारीख से कुछ नियम या बदलाव लागू हो जाते हैं और आज से भी ऐसा होने जा रहा है। रुपए, पैसों, टैक्स और कई अन्य चीजों से जुड़े बदलाव 1 जुलाई 2022 से देश में लागू हो चुके हैं। इन बदलावों में कुछ नए नियम भी शामिल है और इस वजह से आपको कहीं फायदा होगा तो कहीं जेब से ज्यादा पैसे आपके जाएंगे। आइए जानते हैं कि जुलाई महीने से लागू हुए ये बदलाव क्या क्या है और कैसे इनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है, आपकी आर्थिक जिंदगी पर पड़ने वाला है। और इन नियमों के बदलने से लगभग हर घर, हर कंज्यूमर प्रभावित होगा, सभी की जेब पर असर पड़ेगा। और जो नियम आज से लागू होने वाले हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो आज से जो नियम लागू होंगे उनमें क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस आपको देना होगा। एसी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो ये एसी अब महंगे हो जाएंगे, लगभग 10% के आसपास इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि एनर्जी रेटिंग में बदलाव हो चुके हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन जो लगा है वो आज से लागू हो जाएगा और इसके अलावा आधार और पैन लिंक ना करने पर आपको जुर्माना देना होगा। आपको बता दें जो जुर्माना है ये पहले 500 रुपए का था और अगर आज के बाद यानी 1 जुलाई के बाद आप करते हैं लिंक पैन आधार को तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, तोहफे देंगे तो 10% का आपको टीडीएस लगेगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है और अगर आपने अब तक उसके साथ अपना केवाईसी नहीं कराया है तो आप आगे से इस तरह के आर्थिक लेन देन और ट्रांजैक्शन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए नहीं कर पाएंगे। टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि रॉ मटेरियल और तमाम कीमतों के इजाफे के चलते हमने देखा है कि टू व्हीलर ब्रांड्स ने आज से जो है अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा। इतना ही नहीं, 4 बार से ज्यादा एटीएम से कैश निकालेंगे आपको चार्ज देना होगा। वैसे भी अगर आपका जो निजी बैंक है उससे बाहर अगर आप कहीं जाके एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं फीस के तौर पे। अब अगर आपने 4 बार ट्रांजैक्शन से ज़्यादा किया तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी आपकी फाइनेंशियल जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और इन सभी बदले हुए नियमों पर आज हम बात करेंगे और यहाँ पर मुद्दा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिन फैसलों से जहां पर हमने देखा है कि आर्थिक जिंदगी पर आपकी असर पड़ेगा। और नए नियम तो लागू हो चुके हैं लेकिन सवाल यहां पर कई उठते हैं जो आपको बताएंगे हम। लोग इन नियमों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लोगों की इन बदलावों के पास इन बदलावों को लेकर तमाम जानकारियां हैं, लोगों को इन बदलावों को लेकर जागरूकता कैसे मिल पाएगी, उन्हें जागरूक कैसे किया जाए। इन नियमों को अगर आप ना माने तो इनका नतीजा क्या होगा और साथ ही क्या इन बदलावों के बाद महंगाई बढ़ जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीरू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुधीर कौशिक, को फाउंडर सीईओ taxpanel.com, किशोर संपत, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और हमारे साथ हैं भरत प्रकाश, सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। अर्नब जी, सबसे पहले आपकी जेब से जुड़े और एक ऐसा बदलाव जिस पर सभी की नजर रहती है, क्रिप्टो करेंसी, इससे जुड़ी कोई भी खबर होती है सबसे पहले आपको आकर्षित करती है और आज से तो 1% का टीडीएस भी आप पर लगेगा लेन देन पर। ये किस हिसाब से लगेगा, थोड़ा ये समझाएं। तो बजट आया था पिछला, उसको बताई गई। पहला एक दूसरी जो दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में। सुधीर जी, आपके पास आती हूँ मैं ये सवाल को लेकर, किस तरह से क्रिप्टो करेंसी पर जो 1% टीडीएस लग रहा है उसमें हम बदलाव देखेंगे, क्या कुछ बदलाव है और इम्पैक्ट इसका क्या होगा उसका आगे चल के हम बात करेंगे। थैंक यू टीम। ये जो क्रिप्टो करेंसी का चेंज आया है, तो ये चेंज आया नहीं है, ये नया इंट्रोडक्शन है। पहले कुछ था ही नहीं क्रिप्टो के लिए, कहीं टैक्स के दायरे में ये था ही नहीं। तो अब ये क्रिप्टो को 1 अप्रैल से तो टैक्सेबल किया इन्होंने। पहले तो आइडेंटिफाई किया कि वीडीएफ है क्या, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, वो यहाँ पर इसको फाइनेंशियल एसेट को एक डिफाइन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि एक तो ये टैक्सेबल है लाइक लॉटरी।
फ्लैट रेट है 30% का, तो इस पे कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई एग्जेम्पशन है या कोई लॉस एडजस्ट होगा, सीधे सीधे टैक्सेबल है ये। अब जहां तक टीडीएस की बात है, वो 1% टीडीएस आपको पे करना है, और इसमें खास बात यह है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन में लॉस भी है, यानी कि आपने फायदा उठाया ही नहीं है, गेन हुआ ही नहीं है, तब भी 1% टीडीएस ऑफ द ट्रांजैक्शन वो आपको पे करना है। हाँ, वो रिफंड मिल जाएगा आपको लेटर ऑन जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया कि अगर आपने क्रिप्टो में डील किया है तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी वो करोड़ों लोग जो उन्होंने अपने डीमेट अकाउंट छोटे छोटे से खोल लिए थे और लॉटरी की तरह से पैसा बनाने की कोशिश की थी, बिना समझे भी कई लोग घुस गए, और कुछ लोगों ने समझ के भी किया होगा, पर ज्यादातर लोग इसको एक लालच में चले गए थे कि एक नई एसेट है जहां पर दिन में 4 गुना पैसा हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों को यहां से ट्रैक किया जाएगा, और ये ट्रैकिंग 2 तरह से है। एक तो एक्सचेंज को टीडीएस काटना है जब मेरा ट्रांजैक्शन उस डिजिटल एसेट की एक्सचेंज में हो रहा है, क्रिप्टो या किसी और करेंसी में। अब अगर मैंने आपस में कर लिया, मैंने एक्सचेंज में गया ही नहीं हूं, मैं 2 लोगों ने डिजिटल एसेट आपस में कर ली, तब भी टीडीएस की लायबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे टीडीएस है, और टीडीएस का रेट तो यही है 1%। 2 चीजें इसमें इसके बाद आती हैं कि इसकी लिमिट क्या है, कि अगर मेरी ट्रांजैक्शन 10,000 से कम है पूरे साल में तो मुझे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, और अगर मेरी ट्रांजैक्शन 50,000 से कम है और मेरी ऑडिट होती है, ऑडिट भी किसकी, इंडिविजुअल की या एचयूएफ की, कंपनी और वो सब इस दायरे से बाहर हैं, क्योंकि वो अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उनके लिए बिजनेस में चला जाएगा। अब मैं इंडिविजुअल हूं या एचयूएफ हूं तो मेरी लिमिट 50,000 हो जाएगी, लेकिन 50,000 से ज्यादा तो सभी इंडिविजुअल के लिए ये टीडीएस एप्लीकेबल है। तो क्रिप्टो में जो भी डील कर रहे हैं, वो पहले जो भी कर रहे थे वो तो बात अलग है। अब आपने कुछ भी सेल किया और जो बायर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो टीडीएस काटेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्ट करने की, डिपॉजिट करने की उसकी है, या फिर वो एक्सचेंज है जहां पर ये ट्रांजेक्शन हो रही है, जहां वो पेमेंट हो रही है। तो ये क्रिप्टो के लिए चेंजेस आ गए हैं। अब 1 जुलाई यानी आज से, वैसे आज सीए डे भी है, मैं सभी सीएस को भी बधाई करता हूँ, एक और नई एवेन्यू मिल गई है हमें जहां पर लोगों को हेल्प करनी है और अपनी इनकम बढ़ानी है। तो आप लोग ध्यान से कीजिए जो भी इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जी, कोई और फर्दर क्वेरी है तो आई कैन एक्सप्लेन फर्दर। बिल्कुल, आप शो पर हैं उसी मकसद से सुधीर जी, लेकिन अर्नब जी मुझे बताएं कि अगर आपको घाटा है तो आप इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं? कि अगर आपको इसमें लॉस है और आपका टीडीएस हुआ है, तो फिर आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तब आप जो लॉस वाले ट्रांजैक्शन है उसका टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो गेन हुआ है वो ट्रांजैक्शन उस पे आपको वो क्लेम नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, वेदर इट इज ऑन द एक्सचेंज, वेदर इट इज ऑफ द एक्सचेंज, प्राइवेट ट्रांजैक्शन करें, इसमें आपको टीडीएस होगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जो डिजिटल एसेट्स है उसको एक्सचेंज करते हैं फिर भी टीडीएस होता है। तो यानी कि दोनों साइड के ट्रांजैक्शन को अलग अलग माना जाएगा और उस पे टीडीएस 1% दोनों साइड से होगा। तो ये जानना जरूरी है कि टीडीएस आपको कब कब लगेगा। इन मोस्ट केसेस वर्चुअली ऑल ट्रांजैक्शंस पे लगेगा, और अगर लॉस है तो उसे आप वापस क्लेम कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना हम वॉल्यूम्स को गिरता हुआ देखेंगे, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन चलिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर बात करना बहुत जरूरी है। किशोर संपत जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का असर पड़ने वाला है? बड़ा असर पड़ने वाला है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लगभग एमएसएमई उद्यम के हिसाब से 88,000 इंडस्ट्रीज इस उद्योग से जुड़ी हुई है, और सब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, और इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एट दिस मोमेंट। तो इस पेन से जो आप गुजर रहे हैं, इसके लिए आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? अभी ये पेन के अंदर जो हम गुजर रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि 88,000 इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। ऑलरेडी जो पाइपलाइन में जो मटेरियल है प्लस जो नए कस्टमर्स है उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है फॉर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट इन प्लेस। इवन हमारे जो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन जो मशीनरी में चेंज करने हैं, जो कारीगरों को चेंज करना है, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से सपोर्ट की प्रार्थना करते हैं आपके द्वारा कि थोड़ा इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, और बाकी भी जो विकल्प है, इवन हमको इंडस्ट्री के हिसाब से
हमारे मशीनरी में चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री इस वक्त बहुत तकलीफ में है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा और कुछ हमको एडजस्टमेंट करिए, और हमारे जो नए जो बैंकों की लोन वगैरह है उसमें जो भी सपोर्ट दे सके वो हमें खुले दिल से दे, ताकि हम व्यापारी छोटे उद्योग वाले उसके अंदर जाए। बिल्कुल, आपके पास मैं आगे आऊंगी क्योंकि यहाँ पे जानना होगा कितना घाटा इंडस्ट्री को हो रहा है और क्यों नहीं इस नियम को फेज वाइज लागू करने के बारे में सोचा गया। लेकिन आज से जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कर दिया गया है, इस फैसले के बाद प्लास्टिक से बने 19 चीजों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने से लोगों पर क्या असर पड़ा है, हमने कई शहरों में लोगों से बात की और जाना उनकी प्रतिक्रिया क्या है। प्लास्टिक की कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी को अपने घर से थैला लेके चलना चाहिए सामान लेने के लिए। देश प्लास्टिक मुक्त ही होना चाहिए। जूट बैग बेचेंगे और कागज के बैग रखेंगे। फिर प्लास्टिक पन्नियां इस्तेमाल नहीं करें, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। और सरकार से भी कहता हूं, वो फैक्ट्रियों पे लगाम लगानी होगी, क्यों प्लास्टिक पन्नियां बन रही हैं। प्रशासन से भी कहूँगा, प्रार्थना करते हैं हम, वो बंद करें। मार्केट में कोई प्लास्टिक की पन्नी नहीं आए, वही पन्नी आए जो सरकार के आदेश हों जिस पे, और सब लोग अपना पालन कर रहे हैं। मैं इस तरह के पन्नी इस्तेमाल करता हूं। जब पन्नी का 2 साल पहले वो बंद करने का, जब से मैं बंद कर दिया, मैं ये कपड़े वाला पन्नी इस्तेमाल करता हूं। थैले में देने की कोशिश करते हैं, पेपर में रैप करके। सरकार का जो फैसला अच्छा ही फैसला है, क्योंकि इससे पोल्यूशन वगैरह ये सब होता है, तो अच्छी बात है। सरकार ने जो ये गाइडलाइन जारी की है तो उसका हम लोग पालन करेंगे। और हम लोग जो अब ये इन्वेलप वगैरह आता है कागज़ वाला, वो उसमें हम लोग देंगे। अब अच्छी बात है, पर्यावरण बचेगा, लेकिन इसको बंद करने के लिए अचानक में ये प्रोसेस ठीक नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर हैं इस चीज़ के, उनकी फैक्ट्री बंद करें। There are some people who really don't like to use plastic. They see in a positive way that plastic is really harmful. So they will prefer to come, and maybe it can also be a good thing. It can increase our customers, and we can see in both ways, negative, positive. Yeah. I think it's going to leave a small impact on common people. But what I personally do is I carry recycled bags. I have cloth bags at home, so whenever I go shopping, I use them. So I try to minimize as much plastic usage as possible. So do you think it is a good step by the government? I think it's a fantastic step. We know plastic bags are everywhere on the streets, in the gutter, and they're a major problem when it comes to waterlogging, especially in monsoons. So reducing them, taking them off the market will certainly help in the long term. चलिए, तो किशोर जी, यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की, जो आपने भी अभी सुना, सब इसी पक्ष में है कि प्लास्टिक बैन हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए ये जो फैसला लिया गया है ये काफ़ी लाभदायक है। अब आप मुझे बताएं कि ये फैसले से कितना नुकसान, आपने कहा कि 88,000 इंडस्ट्रीज हैं जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको कितना नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा कि 88,000 इंडस्ट्रीज है, 39,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, और लगभग 10 लाख से ज्यादा कारीगर, वर्कर और फैक्ट्री के अंदर सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इस आइटम का, एसयूपी आइटम्स का 25,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपोर्ट हो रहा था, जो देश के बाहर जा रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। प्लस जैसे हमसे ज्यादा, मैन्युफैक्चर से ज्यादा जो ब्रांड्स है, जो अपने लस्सी, दूध वगैरह, दही वगैरह सब बेचते थे, उन लोगों को आइसक्रीम वगैरह बेचते थे, उनको भी बड़ी तकलीफ होगी। और हम लोगों को एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, एक जन जागृति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, और को उस तैयारी करनी, वी नीड टाइम। द प्लास्टिक्स कैन बी डिजाइन प्रॉपरली, तो प्रॉपर डिजाइनिंग और प्रॉपर उसका वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन होगा तो हो सकेगा। यही प्लास्टिक ने कोरोना के वक्त लोगों की जान बचाई थी, मास्क के थ्रू। अपना जो मेडिकल इंजेक्शन वगैरह सब प्लास्टिक में ही बनते हैं, और प्लास्टिक्स में ही पैकेजिंग होकर सब रिलीफ की आइटम में जाती है। तो प्लास्टिक बहुत वंडर मटेरियल है, उसका सही उपयोग होना चाहिए, सही वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। तो ये लोगों को हमें बताना पड़ेगा
किसी भी चीज का बंद करके कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका एक सही डिजाइन, एक प्रोडक्ट प्रॉपर डिजाइन एंड इट हैज टू बी एनवायरमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी और साइंस हमारे पास उपलब्ध है जिसका हमें फायदा लेना चाहिए। अर्नब जी, प्लास्टिक बैन होने पर देखिए इंडस्ट्री तो सफर कर रही है, एक आम आदमी की जिंदगी में क्या वाकई कोई असर पड़ेगा या ये केवल पर्यावरण के लिहाज से हमें फैसला देखना चाहिए? और हाँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कुछ लूप होल्स फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कि अगर आप देखें तो प्लास्टिक का इम्पैक्ट है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे लाइफ में उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर जैसे प्लास्टिक का जो नुकसान होता है वो हमारे ओशंस को, वहां पर जो मरीन लाइफ है उस पे इम्पैक्ट होता है। अगर हमारे सिटीज में देखें तो वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम्स है वहीं पे इम्पैक्ट होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उसका डिस्पोजल किस तरह से हो, जहां पर हमारे लिए एक अर्बन प्लानिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हर एक सिटी का जो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वहां पर प्लास्टिक्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये एक बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर आप उसे लैंडफिल में डाल दे तो वहां पर तो वो 500 साल तक रहता है। तो इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय करने में या उसे रिसाइकल करने में जिस प्रकार की एडिशनल एनर्जी उत्पन्न करनी पड़ती है, उसके अलावा जो पॉइजनस गैसेस इसके जलाने पे होता है, ये सब हमारे हेल्थ पे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। तो इससे धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जिस प्रकार से हम इसे टैकल कर रहे हैं वो इज द नीड ऑफ द आवर। और धीरे धीरे इसका आप ओवरऑल बेनिफिट पूरी सोसाइटी के लिए देखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ की भी दिक्कतों का संज्ञान लिया जाए सरकार की तरफ से। वैसे तमाम लोगों को बताना ये भी चाहेंगे कि अगर यहाँ पर आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है बैन होने के बावजूद भी, तो आपको जो जुर्माना है वो लगभग 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पड़ेगा। और इतना ही नहीं, 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों संभव है। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप इस पेशकश में आए और आपने इंडस्ट्रीज़ का पक्ष रखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से बहुत सारे ऐसे आर्थिक बदलाव है जिनके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। और अब मैं सीधा रुख करना चाहती हूं, क्रिप्टो करेंसी पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब जो टीडीएस है सुधीर जी, इस पर जितना लगातार हम जब से 30% टैक्स का ऐलान हुआ है बजट में, उसके बाद एक तो एक्सचेंजेस ने गिरते वॉल्यूम के बारे में हमको जानकारी दी है। हमने देखा किस तरह से लोगों का मोह थोड़ा सा भंग हुआ है, बहुत सारे लोग भारत से निकलकर बाहर भी चले गए हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। अब इस टीडीएस की वजह से क्या आपको लगता है कि वॉल्यूम्स में गिरावट बरकरार रहेगी? एक बार तो कोई भी, अगर आप जो चीज एक खुला जिसे कहेंगे बाजार, जहां पर कोई आपको पूछ नहीं रहा है कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो उस आजादी में कुछ लोग फायदा उठाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कोई भी चीज को स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इट टेक्स टाइम, ईयर्स एक्चुअली, कि लोग उसको सही तरह से इन्वेस्ट करना सीखें और उसको एज एन इन्वेस्टमेंट, ना कि गैम्बल की तरह से करें। तो क्रिप्टो अपने आप में या वीडीएफ अपने आप में कोई चीज खराब नहीं है, बहुत अच्छी ब्लॉकचेन बेस्ड ये एक टेक्नोलॉजी है जहां पर आप पैसा बनाएंगे आने वाले सालों में। लेकिन उसमें जो लोग अपना पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में करना चाहते हैं या कुछ और गलत चीजों से, जैसे हम कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग करके या कहीं ड्रग्स में, या हो सकता है किसी किसी चीज में, क्योंकि उन्हीं लोगों को ज्यादा फायदा होता है इस तरह के खुले बाजार से कि पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है, पता ना चले। लेकिन अब जब वो ट्रैक होगा और पैन नंबर भी जहां आधार से लिंक्ड है, तो एवरीथिंग इज बीइंग लिंक्ड। वो जो डाटा माइनिंग है सरकार के पास, वो उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं फर्दर। तो वो क्रिप्टो में क्यों ना हो, जबकि वो पैसा बाहर कहीं विदेशों में भी घूम रहा है। तो ऐसे में फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी जर्क समझ लीजिए कि आएगा। ये मार्केट भी रहेगी और लोग भी आएंगे, फिर से ये मार्केट ठीक होगी। लेकिन अब कुछ लोग जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किए थे, जिनको लग रहा था कि मैं 1 महीने बाद या 4 महीने बाद कुछ कर लूंगा और मेरा टैक्स भी नहीं लगेगा, उन लोगों के प्लान्स को कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। तो मतलब आई फील सॉरी फॉर लोगों में क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बहुत सारे लोग अब एसआईपी के जरिए पैसे लगा रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे थोड़ा सा लंबा रुकने को तैयार हो गए हैं। अर्नब जी, पैन आधार को लिंक करने को लेकर बताएं, जुर्माना अब कितना भारी पड़ेगा? पहले जो पैन आधार की लिंक डेडलाइन थी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद जो रूल आया है
उसमें बहुत क्लियरली अगर आप 30 जून के पहले इसे लिंक करते थे तो आप पे 500 रुपीज का जुर्माना लगता। लेकिन अगर आप अब 1 जुलाई के बाद अपना पैन और आधार लिंक करेंगे तो फिर ये जुर्माना डबल होके 1000 रुपीज हो जाएगा। यानी कि आपको समझना है कि अगर आपने आज तक अपना पैन और आधार लिंक किया नहीं है तो आज की तारीख में भी आप कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको 1000 रुपीज का एक पेनल्टी या फाइन भरना पड़ेगा और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप दूसरी चीजें जो आधार से लिंक्ड है उसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर ऐसा किसी ने किया ही नहीं, जुर्माना बढ़ने के बावजूद भी, तो आपको क्या क्या चीजें बैकफायर कर सकती हैं अर्नव जी? जी, अगर आपने पैन और आधार लिंक किया ही नहीं है और आप आगे जाके भी करते नहीं है तो चांसेस ये है कि आपका जो पैन है वो इनवैलिड हो जाएगा और इस पर आप फिर उस पैन का यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने आपको इतना सारा समय दिया हुआ है कि आप लिंक कर दीजिए। क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके आप कोई भी चीज में आप देखें तो या तो पैन का इस्तेमाल होता है या आधार को आप उसे वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लिंकेज से ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास जितने आधार है उसमें से पैन के साथ एग्जैक्टली कितने मैच करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो हम टैक्स सिस्टम में रेवोल्यूशन देख रहे हैं जहां पर धीरे धीरे करके और लोग अंदर सिस्टम में आ रहे हैं, तो उसका ये एक नतीजा है कि आप सरकार ये जानना चाहती है कि कोई भी प्रकार का टैक्स अवॉइडेंस ना हो और इसीलिए ये लिंकिंग प्रोसेस है। तो आपको आगे जाते हुए कई एरियाज में अपना पैन यूज नहीं कर सकोगे और कई ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए पैन और आधार को लिंक करना बहुत जरूरी है। चलिए सुधीर जी, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी करना बहुत जरूरी होगा। ये सब कदम तो बहुत पहले नहीं हमको ले लेने चाहिए थे, और अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, बताएं। इससे पहले मैं डीमैट पे कुछ अपनी बात कहूँ, मैं एक सिर्फ बात कहूंगा जो अभी हम इसकी कर रहे थे कि जो आधार और पैन लिंक्ड है, इसमें एक और फायदा होने वाला है। सरकार जो सब्सिडी देती है वो लोअर इनकम के लिए देती है। अब क्योंकि जिन लोगों ने आधार पैन के साथ लिंक नहीं किए हैं, सपोज करो उसकी इनकम उस लेवल से ज्यादा है जहां उसे वो सब्सिडी मिल ही नहीं सकती है, तो जब ये लिंकिंग हो जाएगी तो सरकार का सब्सिडी में भी कहीं ना कहीं जो सिर्फ बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को जाएगा। ये भी एक छुपा हुआ ही सही एक फायदा जरूर सरकार को होने वाला है। मतलब जिसको जरूरतमंद है उसी को जाएगी सब्सिडी जब वो लिंक्ड हो जाएगा, हायर इनकम को नहीं ले पाएगा वो। अब जहां तक डीमैट की जो दूसरी बात है, डीमैट में सरकार ने जैसे बाकी जगह भी समय दिया है, कई बार इनकी खुद की तैयारी भी होती है। जैसे आज भी हम कोई ऐसे कानून आ जाते हैं जिनके लिए स्टेट लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तैयारी नहीं होती है, तो सेबी ने बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे ब्रोकर्स को, बहुत सारे तरह की, ऐसा नहीं है कि वार्निंग या टाइमलाइन नहीं दी होती है, बट देयर इज अ हाई टाइम कि भाई आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और उसको डेबिट क्रेडिट जहां जहां देना है वो कहीं ना कहीं सरकार ने इसलिए अब मैंडेटरी कर दिया क्योंकि वॉल्यूम भी अगर हम देखें और नए लोगों का जो आना है, खासकर ये मिलेनियल जैसे कहें, वो भी इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मार्केट में कहीं कोई बड़ा किसी दिन स्कैम या कुछ इस तरह का ना निकल आए, तो हर एक ट्रांजैक्शंस को वो कहीं ना कहीं डाटा को लिंक करने की कोशिश है। देर जरूर है पर डायरेक्शन तो देखिए सही है एब्सोल्युटली, और इसे लोगों को यहाँ पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अर्नव जी, समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अंत में जाते जाते क्योंकि हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर और एसी के भी दाम बढ़ गए हैं, अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये तो आपकी जेब पर, अगर आपने प्लान कर रखा है कि आपको खरीदारी करनी है तो आप पर भारी पड़ेगा। जरूर, अगर आपने कोई प्रकार का प्लान आज तक बनाया नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये जो एडिशनल एक्सपेंस है वो आपको अपने बजट को स्ट्रेच कर लेगा, क्योंकि आपको फंड्स कहीं और से लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने आज तक प्लान भी किया है फिर भी आपको जो एडिशनल अमाउंट जोड़ना पड़ता है वो थोड़ा कम है, तो आप थोड़े समय के लिए अगर अपना परचेज पोस्टपोन कर दे 1-1.5 महीने के लिए, तो फिर वो एडिशनल अमाउंट आप जोड़ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलवेज एक बजट रखिए, बजट में भी एक कंटिजेंसी अमाउंट रखिए, ताकि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपको कभी भी एडिशनल एक्सपेंस करने पड़े तो बजट को कंटिजेंसी में से आप रख सकते हैं और अपना एक्सपेंस पूरा कर सकते हैं। तो अगर प्लानिंग किया हुआ है तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, कहीं अब आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके भी अपना इस प्रकार के बड़े
एक्सपेंसेस करते हैं, एब्सोल्युटली। ध्यान रख। जी चलिए, इसके अलावा बता दें कि 4 बार से ज़्यादा एटीएम से कैश निकालने पर आपको चार्ज लगेगा, और इतना ही नहीं, घरेलू सिलेंडर भी आपका जो है वो महंगा हो जाएगा। तोहफे पर आपको 10% का TDS भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते हमने आपको उन सभी नियमों के बारे में बताया जो आज से बदल गए हैं, जो आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। इन्हीं नियमों में एक और नियम है जो फिलहाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं तो कल वो लागू हो सकता है। हम बात कर रहे हैं नए लेबर कोड की, जिसे आज से लागू होना था, लेकिन फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है। इन नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा, उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद आपका बॉस आपको 12 घंटे काम करने के लिए कह सकता है, क्योंकि इस नियम के आने पर कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे काम करना जरूरी होगा। यानी काम कम नहीं होगा, बल्कि आपको एक दिन में ज्यादा देर तक ऑफिस में रहना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको सैलरी पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस मुद्दे पर किसी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।